are crushed to coarse powder. Other ingredients such as quartz, sand, soda ash are also obtained in proper particle size. Proper particle size. The homogeneous mixture of raw material. The homogeneous. Yes, Pradeep, एक मिनट. The homogeneous mixture of raw material are known as batch. Homogeneous mixture of raw material are known as batch. एक बार दोबारा देख लो इसमें formation of batch material. First line. The ingredients such as limestone, dolomite are crushed to coarse powder. Next line में other ingredients such as quartz, sand, soda ash are also obtained in proper particle size. This homogeneous mixture of raw material are known as batch. ठीक है प्रदीप, लिख लिया? प्रदीप, ओके ठीक है प्रदीप. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बैच मटेरियल में क्या करना है कि जो भी रॉ मटेरियल्स आपको लिखवाए थे, सिलिका, बेरियम, कैल्शियम, उसके बाद में कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब क्या करने हैं आपको कोर्स पाउडर में एक यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल साइज की रख के उनको क्रस्ट करने हैं. ठीक है. और ये जो होमोजेनस मिक्सचर है कंप्लीट रॉ मटेरियल्स का, यानी पार्टिकल साइज सबकी सेम होनी चाहिए. और ये होमोजेनस मिक्सचर उसके बाद क्या कहलाएगा? बैच. इसलिए फर्स्ट स्टेप का नेम यहाँ पे क्या रखा गया है? फॉर्मेशन ऑफ बैच मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल्स को क्रस्ट करेंगे एट यूनिफॉर्म साइज, और यूनिफॉर्म साइज होने से वो होमोजेनस मिक्सचर होगा. होमोजेनस मिक्सचर का नेम यहाँ पे क्या होगा? बैच. तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ बैच मटेरियल. सेकंड स्टेप टू मेल्टिंग. स्टेप टू मेल्टिंग. इसमें लिखूं मेल्टिंग ऑफ ग्लास. Melting of glass is done. Melting of glass is done. Melting of glass is done by heating. By heating. By heating in tank furnace. In tank furnace at temperature 1800 degree Celsius. 1800 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें जो फर्नेस यूज करेंगे उसके अंदर टेम्परेचर कितना रखना है? 1800 डिग्री सेल्सियस. और उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स है उनको क्या करेंगे? मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे. सेकेंड लाइन नेक्स्ट पॉइंट इसी में मेल्टिंग में. नेक्स्ट लाइन हीटिंग इज डन. Heating is done by producer gas. By producer gas, which is based on the principle of utilization of heat. Utilization of heat of waste gases. That is heat economy. Next line में glass batch is mixed with small amount of broken glass. Known as culate.
यानी फर्स्ट आपने 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया मेल्टिंग करने के लिए। अब मेल्टिंग करने के लिए जो 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ प्रोड्यूसर गैस। स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर गैस यूज कर सकते हैं, उसके बाद में आप वेस्ट गैसेज भी यूज कर सकते हैं, और जब वेस्ट गैसेज यूज करेंगे तब इस प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं हीट इकोनॉमी। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी मिक्सचर है होमोजेनियस मिक्सचर जिसको मेल्ट करना स्टार्ट किया है उसमें क्या ऐड करेंगे? ब्रोकन ग्लासेस ऐड करेंगे। और ब्रोकन ग्लासेस को यहाँ पे क्या नेम देते हैं? क्यूलेट। अब क्यूलेट या ब्रोकन ग्लासेस को ऐड करने से क्या होगा कि जो क्यूलेट है वो क्या होगा, लो टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो अदर रेस्ट चार्ज है, अदर मटेरियल्स है, अदर रॉ मटेरियल्स है, वो भी क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इसमें क्या ऐड कर देते हैं? ब्रोकन ग्लासेस, एंड ब्रोकन ग्लासेस इज क्यूलेट। तो क्यूलेट तक आपने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में द क्यूलेट melt at low temperature and help in melting the rest of the charge next line the mass is now fused with hot gases on continue heating the entire amount of carbon dioxide is driven out and clear viscous fused mass is obtained. Next line. When the sample seemed to be transparent and free from bubbles of CO2 and SO2, the fusion is said to be complete. And this fused mass is known as plane, PLAIN. Fused mass is known as plane. Heating is now stopped. And furnace is allowed to cool. इसमें ये डायग्राम बनाना है फर्नेस का, सिंपल सा डायग्राम है। एक बार इसका स्टार्टिंग है प्रोसेस दोबारा देख लो कि मेल्टिंग प्रोसेस में क्या करना है। मेल्टिंग वाले स्टेप में यानी सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, टैंक फर्नेस में जो भी चार्ज है उसको 1800 डिग्री सेल्सियस पे चार्ज करना स्टार्ट, हीट करना स्टार्ट करेंगे, मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। हीटिंग प्रोसेस किससे कर सकते हैं अपन? बाय द यूज ऑफ प्रोड्यूसर गैस या फिर वेस्ट गैसेस। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होगा? फ्यूल में आप लोग पढ़ चुके हो। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला CO प्लस, नहीं S2 नहीं पढ़ना, N2। S2 वाला तो होता है वाटर गैस और CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस। तो इसमें आप स्टार्टिंग में, हाँ ठीक है पढ़ना, स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर गैस यूज कर सकते हैं, उसके बाद में वेस्ट गैसेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हीटिंग से जो भी आपका मिक्सचर बना है, जो मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, उसके अंदर ब्रोकन ग्लासेस ऐड कर सकते हैं। ब्रोकन ग्लासेस को क्या नेम देते हैं यहाँ पे? क्यूलेट। अब ब्रोकन ग्लासेस क्यों ऐड करते हैं?
क्योंकि इनके एडिशन से क्या होगा, जो रेस्ट चार्ज है वो भी इजीली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस कंटिन्यू हीटिंग प्रोसेस से क्या होगी, रिएक्शंस है वो कंप्लीट होंगी। और रिएक्शंस कंप्लीट होने से क्या होगा, इसमें जो CO2 है और जो अदर गैसेज है SO2, ये सब क्या होंगे, इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब कंप्लीट मटेरियल है, कंप्लीट जो सैंपल आपने लिया वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, इट मीन्स उसमें रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुकी हैं, CO2 एंड SO2 उसमें रिमूव हो चुका है। और तब उस रिएक्शंस को अपन क्या नेम दे सकते हैं, रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और कंप्लीट मिक्सचर को वहां पे नेम देते हैं प्लेन। और जब वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लग जाए, विस्कस लिक्विड, यानी रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, हीटिंग को स्टॉप कर दोगे और फर्नेस को कूल होना स्टार्ट कर दोगे। ये कौन से स्टेप में होगा, ये सारा मेल्टिंग स्टेप में। एक बार इसको रीड आउट कर लो इन सारी लाइंस को। कुछ अगर इसमें डाउट्स हो तो आप चैट बॉक्स में यहाँ हैंड रेज कर सकते हो। इसमें 2 या 3 न्यू टर्म्स हैं, एक तो क्यूलेट और एक प्लेन। तो क्यूलेट क्या होंगे, ब्रोकन ग्लासेस, और प्लेन जो ट्रांसपेरेंट सैंपल है, रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद में जो फ्यूज्ड मास है दैट इज प्लेन। क्लियर हो गया ये मेल्टिंग स्टेप? ये डायग्राम जो आपको PDF में सेंड किया हुआ डायग्राम बना लेना। अब इसी मेल्टिंग में क्या हुआ, इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं कि इस स्टेप में कौन से कंपाउंड ने किसके साथ रिएक्ट किया और क्या उसका प्रोडक्ट बना, ये सारी इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो केमिकल रिएक्शंस में आप लोग देखो, इसमें फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सिलिका और क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, सोडियम सिलिकेट। सेकेंड वाली रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सिलिका, क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम सिलिकेट। और थर्ड वाली रिएक्शंस में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका तीनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ऑर्डिनरी ग्लास यानी कॉमन ग्लास का। तो इसमें रिएक्शंस में लिखना स्टार्ट करो, केमिकल रिएक्शंस। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस अकर, द फॉलोइंग chemical reactions occur। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिलिका का फॉर्मूला SiO2, किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला Na2SiO3। ये रिएक्शन लिख लो, सोडियम कार्बोनेट प्लस सिलिका कन्वर्टेड इनटू सोडियम सिलिकेट प्लस CO2। ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन लिखो, सेकेंड रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 रिएक्ट विद SiO2 सिलिका एंड फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला CaSiO3 प्लस CO2 ये थी सेकेंड रिएक्शन। लिख ली सभी ने सेकेंड रिएक्शन? लिख लिया सेकेंड रिएक्शन। उसके बाद में लिखिए थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका कन्वर्टेड इनटू सोडियम कैल्शियम सिलिकेट प्लस CO2। तो ये वाली रिएक्शन लिखो, इसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका कन्वर्टेड इनटू सोडियम कैल्शियम सिलिकेट प्लस CO2 सोडियम कैल्शियम सिलिकेट के नीचे
ब्रैकेट में लिखो ऑर्डिनरी ग्लास, यानी ये किसका फॉर्मूला है, कॉमन ग्लास और या फिर ऑर्डिनरी ग्लास का फॉर्मूला है ये सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। तो ये तीनों रिएक्शंस कंप्लीट होंगी कौन से स्टेप में, मेल्टिंग स्टेप में। जब इसको हीट करते हैं एट टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस, तो आपस में कंबाइन होके ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट लाइन में सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज नोन एज ordinary glass is known as ordinary glass। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप वो कंप्लीट हो गया है, कौन सा था, मेल्टिंग स्टेप। इसके बाद में थर्ड स्टेप कौन सा होगा, थर्ड स्टेप शैपिंग। इसमें क्या करना है कि जो मोल्टन ग्लास है उस मोल्टन स्टेट में ग्लास को कन्वर्ट करेंगे उसकी डिजायर शेप में, जो भी आर्टिकल आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको ब्यूरेट रिक्वायर्ड है तो ब्यूरेट की शेप देंगे, फनल रिक्वायर्ड है फनल, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, यानी मोल्टन स्टेट में आप ग्लास को कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी जो भी आपको आर्टिकल रिक्वायर्ड है, जिस भी शेप में रिक्वायर्ड है। तो लिखिए इसमें शैपिंग में molten glass is converted into different articles of desired shape by molding process। तो थर्ड स्टेप में क्या किया आपने, डिजायर शेप में कन्वर्ट कर लिया, जो भी आर्टिकल आपको रिक्वायर्ड था उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लिया ग्लास को मोल्टन स्टेट में ही। अब डिजायर शेप में कन्वर्ट करने के बाद में स्टेप फोर्थ होगा, स्टेप फोर्थ है एनिलिंग। इसको इम्पोर्टेंट कर लो, ये पार्ट ए का क्वेश्चन है। स्टेप 4 एनिलिंग, इम्पोर्टेंट टिक कर लेना इसको। और इसमें क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन एनिलिंग, व्हाट इज एनिलिंग। और ये आप लोग बीएमई में आई थिंक पढ़ चुके हो, एनिलिंग प्रोसेस याद हो अगर किसी को पढ़ा है शायद आपने एनिलिंग प्रोसेस बीएमई में, तो वही सेम है, इसके अंदर भी वही सेम है। इसमें होगा क्या एनिलिंग प्रोसेस में कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम लगभग इसका टेम्परेचर कितना था ग्लास का, 1800 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने 1800 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्ट इसको कूल करना स्टार्ट कर दिया तो बीइंग ए बैड कंडक्टर ये क्या होगा, इसमें स्ट्रेन आ सकते हैं, अनइक्वल एक्सपेंशन हो सकता है। तो इस अनइक्वल एक्सपेंशन या क्रैकिंग स्ट्रेन को रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको क्या करेंगे, स्लो कूलिंग प्रोसेस करेंगे, धीरे धीरे कूल करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो स्लो कूलिंग प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा फिर, एनिलिंग प्रोसेस। जैसे 1800 डिग्री सेल्सियस था उसको डायरेक्ट आपको कूल नहीं करना है, 1800 डिग्री से मान लो आपने 10 डिग्री 15 डिग्री देन 100 डिग्री, इस टाइप से उसको धीरे धीरे कूल करोगे। ऐसा नहीं कि 1800 को आपने सीधे 400 500 पे पहुंचा दिया। अगर आपने ऐसा किया तो उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है। ठीक है, लिखिए इसमें एनिलिंग में during manufacturing if glass is cool, suddenly being a bad conductor of heat, its superficial layer cool down first with the result that its interior portion remain in a state of strain
in a state of strain. To avoid this, glass must be cool. Glass must be cool very slowly. Glass must be cool very slowly. And the process of slow cooling is known as annealing. तो आगे annealing का मीनिंग सभी को समझ में? उसके बाद में लास्ट लिखो फिनिशिंग. स्टेप 5 फिनिशिंग. फिनिशिंग में क्या करना होगा कि जो भी ग्लासवेयर आपने बनाया है जैसे ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क या फिर और भी कोई डिजायर प्रोडक्ट, उसको क्या करोगे? क्लीन करोगे, ग्राइंड करोगे, पॉलिश करोगे, यानी ऐसा करोगे कि वो शाइन करने लग जाए, उसमें कहीं भी कोई कट नहीं रहे. तो ये किसमें इंक्लूड होगा? फिनिशिंग प्रोसेस में. तो लास्ट लिखो, लास्ट 5th पॉइंट फिनिशिंग. लिखिए इसमें आफ्टर एनिलिंग all type of glassware after annealing all type of glassware are subjected to finishing process such as cleaning, grinding, polishing and cutting. क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड कटिंग. इसी के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है. इन सारे प्रोसेस को, इन सारे स्टेप्स को एक बार देख लो. स्टार्टिंग में बेस्ट मटेरियल, मेल्टिंग, सेटिंग, एनीलिंग एंड ब्रेसिंग. ये डायग्राम नोट्स में से बना लेना आप लोग. एक बार इसको रीड आउट करो. जिस भी पॉइंट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो. इसमें से देख लो ये सारे पॉइंट्स एक बार. स्टार्टिंग से देखना है चारों पांचों पॉइंट्स को. और एनीलिंग अलग से इसमें क्वेश्चन होगा पार्ट ए के लिए, इम्पोर्टेंट भी है. एक्सप्लेन एनीलिंग, डिफाइन एनीलिंग, व्हाट इज एनीलिंग. और जो कंप्लीट क्वेश्चन होगा वो पार्ट सी के लिए, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास. तो देख लिया सभी ने इसको. ये फेल्डस्पार एक कंपाउंड का नेम है. जैसे डोलोमाइट है वैसे एक कंपाउंड का नेम है फेल्डस्पार. जैसे डिफरेंट होते हैं, जैसे पोटास फेल्डस्पार भी होता है, सोडा फेल्डस्पार भी. और इसका फॉर्मूला पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इस टाइप से इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है फ्रेंड्स. पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या फिर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट.
पर आप फॉर्मूला तो मत याद करना, सिर्फ नाम याद कर लो। ललित, ये डिफरेंट टाइप के बुलेट प्रूफ और ये ग्लासेस के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसमें टाइप्स ऑफ ग्लास आएंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग का जो इनका, वैसे मैंने आपको अभी जो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाने के लिए बोला था वो सिर्फ वही पढ़ना था, उसमें से आपको पूछना था। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं बुलेट प्रूफ ग्लास, तो उसमें क्या होगा, कंपोजिशन डिफरेंट होगा। जैसे आपको लिखा है सोडियम, जैसे फॉर्मूला था सोडियम एल्यूमिनियम, या फिर इसके अंदर जैसे सोडियम की जगह पोटेशियम यूज कर सकते हैं। तो कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ऑप्टिकल ग्लासेस का अलग फॉर्मूला होगा, सेफ्टी ग्लासेस का अलग फॉर्मूला होगा, तो ये कंपोजिशन होगा। बुलेट प्रूफ प्रोसीजर ये सेम रहेगा, यानी प्रोसीजर में वही करना है आपको कि फर्स्ट क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को बैच में कन्वर्ट किया, फिर मेल्ट किया, फिर शेप एनीलिंग, यही हो गए स्टेप्स। तो सिर्फ क्या होगा, उसमें कंपोजिशन डिफरेंट होगा, और कंपोजिशन में भी एक तो परसेंटेज डिफरेंट हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ ग्लास में उस टाइम मैं बता दूंगी इसका कंपोजिशन। पहले आप जो बोला गया एक बार उसको पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया सभी इसको। प्रोसीजर चाहे कोई भी ग्लास हो, बोरोसिलिकेट ग्लास हो, एल्यूमिनियम हो, ऑप्टिकल हो, कोई भी ग्लास हो, प्रोसीजर सबका सेम ही रहना है जो अभी ये बताया। सिर्फ उसके कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। जो हम आपको टाइप्स ऑफ ग्लास करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं बता दूंगी। वैसे आपके इस टाइप्स ऑफ ग्लास में पहले थे सारे टाइप के ग्लास, लेकिन अभी इस सेमेस्टर में आपके एक ही है सॉफ्ट ग्लास। फिर भी एक दो के आपको याद नहीं करने, सिर्फ मैं बता दूंगी उसमें कि बेरियम वाला कितना कंपोजिशन होगा, एल्यूमिनियम वाला कितना कंपोजिशन होगा, सिलिका का कितना परसेंटेज होगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बताओ, फॉर्मेशन ऑफ बैच मटेरियल, या फिर कौन कौन से स्टेप्स होंगे, पढ़ लिया होगा आपने सभी ने। यस ललित, ललित। यस ललित, बताइए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉमन ग्लास स्टेप वाइज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के अंदर मैम अपने मैम 5 स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर तो सबसे पहले बैच होगा, सेकंड आएगा अपना मेल्टिंग का आएगा, थर्ड केमिकल रिएक्शन उसमें होगी, फिर उसके बाद शेपिंग करेंगे, शेपिंग के बाद अनीलिंग करेंगे, उसके बाद फिनिशिंग करेंगे। मैम बैच जो मटेरियल फॉर्म होता है उसके लिए हम जो मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि लाइम हो गया या फिर डोलोमाइट हो गया, उसको हम क्रश करेंगे, क्रश करके उसका हम फॉर्मेशन करेंगे क्वार्ट्ज में, सैंड में, या फिर सोडा ऐश उसके अंदर करेंगे। उसके बाद फिर हम मेल्टिंग प्रोसेस के लिए करेंगे, जो हम ग्लास को यूजली 1800 डिग्री सेल्सियस के अंदर यानी को मेल्ट करते हैं। तो
और है ना ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हीट के अकॉर्डिंग यानी कि हीट किया जाता है वेस्ट गैसेस के लिए, मतलब हीट इकोनॉमी एक तरीके से। तो हाँ यस ठीक है, हाँ हाँ। मैम फिर उसके बाद यानी कि वो मैम कलट हम इसमें ऐड करेंगे ब्रोकन ग्लासेस, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो जाए, जिससे जो बाकी के अगर हम वो फर्नेस पे अगर 1800 डिग्री सेल्सियस में यानी कि अगर हम उसे हीट करें तो ऑब्वियसली कोई दूसरे मटेरियल भी हीट होके मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे हम कलट क्या करता है, ये टेम्परेचर ग्लास का वो लो कर देता है, जिससे जो सिर्फ ग्लास ही वो मेल्ट हो पाता है उसमें। फिर इसके अंदर हम फिर इसके बाद जो मास रहेगा वो हम यानी कंटिन्यूस हीटिंग करेंगे और हॉट गैसेस के अंदर। और कंटिन्यू हीटिंग से क्या होगा कि जो भी उसके अंदर गैसेज है CO2 और SO2 वो क्या होंगे, रिमूव होंगी। क्लियर विस्कस वो मिलेगा मैम, फ्यूज मास मिल जाएगा उसमें। और क्लियर विस्कस मास को क्या नेम देंगे, प्लेन। यस मैम। ठीक है, उसके बाद में रिएक्शंस आप, ठीक है रिएक्शंस देख लोगे। रिएक्शंस के बाद में नेक्स्ट स्टेप बताओ, शेपिंग एंड एनीलिंग। मैम शेपिंग के अंदर हम यानी कि वो यूजुअली यानी कि वो शेप देते हैं, जैसे हमें ब्यूरेट चाहिए या फिर कोई भी ग्लास की शेप चाहिए उसको हम शेप करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे एनीलिंग करेंगे। एनीलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि वो डायरेक्ट हाई टेम्परेचर से एकदम से हम लो टेम्परेचर पे लाए, ऐसे यानी कि जो हमारे ग्लास है उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसलिए हम एनीलिंग प्रोसेस करते हैं ताकि वो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे लो कर सके। उसके बाद